हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। आज का हमारा यह टॉपिक होने वाला है आपका जो जीके जीएस पर का होने वाला है। जैसा कि आपको पता था कि जो आपका एमटीएस है, इसका पेपर जल्दी ही आपका जो है हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस जो है वैकेंसी में यानी एमटीएस में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या होगा। और जितने भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे। फिर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि वो कौन से कैसे क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से जो है किसने खालसा पंथ की जो है नींव रखी, पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहा गया है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके गुरु अर्जुन देव हैं, तीसरा आपका गुरु तेग बहादुर हैं, चौथा आपका गुरु नानक देव हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सभी लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, यानी पहला आपका जो है वो राइट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने खालसा पंथ की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ठीक है, क्या रखी थी? नींव रखी थी। अब इनके बारे में एक दो हम जो है पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट इसको नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए। इनके बारे में एक दो पॉइंट हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉइंट क्या है कि 1699 में 1699 में सिखों के एक सिखों के दसवें गुरु कौन थे? सिखों के दसवें दसवें गुरु, सभी लोग बताएं कि सिखों के दसवें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो दसवें गुरु थे वो यही थे, हमारे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने खालसा पंथ की क्या रखी थी? नींव रखी थी। क्या रखी थी? खालसा पंथ की नींव कब रखी थी? तो जो है 1699 में इन्होंने रखी थी। और सिखों के जो है गुरु कौन से नंबर के थे? तो 10वें गुरु थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट और करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख लेंगे कि सिख धर्म के जो है योगदान के लिए यह जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? तो आपके जो सिख धर्म है, सिख धर्म के योगदान के लिए, सिख धर्म के योगदान के लिए या क्या हुआ था? जाने जाते थे। कौन जाना जाता था? जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे, यह जाने जाते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा था? और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए 3 नंबर डाल करके, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे लिखा है कि जफरनामा जो आपका है, जफरनामा, जफरनामा, ठीक है, किसने लिखा था? तो आपके गुरु गोविंद सिंह ने जो है जफरनामा लिखा था। तो यहाँ पे लिख लीजिए जफरनामा भी लिखा, ऐसे लिख लीजिए जफरनामा भी लिखा। तो किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट आपका रहेगा कि जो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, ये क्या थे? जो गुरु नानक थे, जो गुरु नानक थे, ये गुरु नानक जी की बात हो रही है। जो गुरु नानक थे वो क्या थे? वो आपके जो है सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। अब ऐसे पूछा जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे आपके? तो आपके जो है गुरु नानक जी थे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके इतने पॉइंट हो गए। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? इस आपका एक क्वेश्चन से इतने पॉइंट बन गए। अगर जो क्वेश्चन जिसको फिर से रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित जो है सिख गुरु में पूछा गया कि खालसा पंथ की जो है नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी। और इनके बारे में हम एक दो यहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि 1699 में इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की नींव रखी थी। और सिख धर्म के योगदान के लिए यह जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? आपके जो गुरु गोविंद सिंह है, ये जाने जाते हैं। और इन्होंने जफरनामा जो है इन्होंने ही लिखा था। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। और जो आपके गुरु नानक जी हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? वो सिख धर्म के संस्थापक के लिए जाने जाते हैं। यह हमारा जो है क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यह हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल जो है 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में अंग्रेजों द्वारा कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य जो है बनाया गया था? 1 अप्रैल को पूछा गया। 1 अप्रैल
कौन सी डेट है? 1 अप्रैल जो है 1937 को पूछा गया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ऑप्शन आप सभी के सामने है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग तो चौथे नंबर उत्तर प्रदेश से जितने भी लोग हैं उनको तो खास करके ध्यान रखना था इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो डी नंबर है वही हमारा राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1937 को जो है कौन सा जो है राज्य बना था, तो वो आपका बना था उत्तर प्रदेश बना था। उत्तर प्रदेश यानी कि आपका यूपी हो गया, उत्तर उत्तर प्रदेश हो गया। जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे नोट करके, यहाँ पे भी इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट हमारा क्या रहेगा? पॉइंट हमारा रहेगा कि 1 अप्रैल ठीक 1 अप्रैल 1937 को जो है अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत ठीक है के रूप में क्या हुआ था, बनाया गया था। जो है क्या हुआ था, यह 1 अप्रैल 1937 द्वारा जो है अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में जो है बनाया गया था। इसको इस तरीके से हम पॉइंट को जो है नोट कर लेंगे। पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि जो है 1 अप्रैल 1937 को जो है अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में यह बनाया गया था। इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा पॉइंट करके यहाँ पे हम लिखते रहेंगे इसके बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ हम जो है चीजें जान लेंगे। तथा उस समय क्या हुआ था जब यह जो है बनाया गया था, तो उस समय एक दो बातें और भी निकल के जो है सामने आई थी। सेकंड पॉइंट में इसको हम लिख लेंगे कि राज्यों को यानी जो राज्य हैं राज्यों को क्या हुआ था, राज्यों को उस समय क्या हुआ था 18 डिवीजनों में क्या हुआ था, राज्यों को जो है 18 डिवीजनों में, ठीक है। और जिले को मतलब जिले जो आपके होते हैं एक राज्य में जिले होते हैं उनको 75 जिलों में विभाजित कर दिया था। क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था, विभाजित कर दिया था। इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन हम यदि आपसे पूछ लें कि भैया आंध्र प्रदेश जो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, क्या है जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? इसका सभी लोग आंसर सभी लोग बताएं कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई। जितने भी लोग हैं इनका आंसर जल्दी से बताएं कि जो आपका आंध्र प्रदेश है इसकी स्थापना कब होती है। भाई यूपी की तो पता चल गई, 1 अप्रैल जो है 1937 को क्या हुआ था, क्वेश्चन में आपने सभी पढ़ लिया। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? जो है उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। अब आपसे हमने क्वेश्चन पूछा है कि भैया आंध्र प्रदेश जो है इसकी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर, जिनको नहीं पता है वो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, 1 नवंबर 1953 को, ठीक है, क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। या क्या हुआ था 1 नवंबर 1953 को यह एक जो है राज्य जो है पुनर्गठित कर दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। और आपसे यदि आंध्र प्रदेश पढ़ा है तो अरुणाचल प्रदेश को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अरुणाचल ठीक है अरुणाचल प्रदेश। तो सभी लोग बताएं अरुणाचल प्रदेश राज्य जो आपका है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इसकी स्थापना 20 फरवरी 20 फरवरी कब हुई थी? तो 1900 जो है 87 में हुई थी। 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो तीन जो राज्य हैं उनकी स्थापना आप जान गए, ठीक है। किसका? 1 अप्रैल 1937 को आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। आंध्र प्रदेश जो कि 1 नवंबर 1953 को हो जाता है, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। अब अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हम 20 फरवरी जो है 1987 को यह आपका जो है इस अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। जो आपका विश्व व्यापार है मतलब विश्व में जो आपका व्यापार होता है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, सभी से पूछा गया है। तो सभी लोग बताएं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है और कब जो है इसका मुख्यालय मतलब कब बना, ठीक है, कब
कब बना ये भी हमको बताएं, कब बना, ठीक है। सभी लोग बताएं इसका। तो इसका देखिए यहाँ पे विश्व व्यापार की अगर जो हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका जो है जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा भी लिख के आ जाता है, जिनेवा भी लिख के आ जाता है, इस तरीके से भी आपको जो है उसमें लिखा मिलेगा। एक ऑप्शन में जब पेपर देने जाए तो वहां पे इस तरीके से भी लिखा सकता है, वो बात एक ही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। और कब हुआ, यहाँ पे कब बना यानी कब हुआ, तो आपका यह 1900 जो है 95 में हुआ था, ठीक है। जो है संगठन का गठन अगर जो पूछा जाता है कब हुआ, तब आपका आंसर यह हो जाएगा। संगठन का यदि गठन पूछा जाता है, संगठन का संगठन का गठन यदि पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1995 हो जाएगा। और जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में यदि पूछे हम कहाँ पे है, ये अपनी तरफ से हम पूछ रहे हैं कि जिनेवा में, भाई आपको तो पता चल गया कि जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। यदि जिनेवा में तो बहुत सी जगह स्थान है, और यदि वहां पे हम पूछे कहाँ पे है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि जिनेवा भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन में मिल जाएगा स्विट्जरलैंड, क्या मिल जाएगा, स्विट्जर, ठीक है। स्विट्जरलैंड आपको जो है ऑप्शन में मिल जाएगा। यदि जिनेवा नहीं है तो स्विट्जरलैंड मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि जो आप हमारा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वो हमारा जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस तरीके से हमारा जो है बी नंबर वो है वो राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार का जो है संगठन का मुख्यालय जिनेवा में हमारे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन BRO ने 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण जो है चार धाम परियोजना को दबाव जो है देने के लिए किया। यह क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उस ऑप्शन आप सभी के सामने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो है आपका लद्दाख हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं हमको, ठीक है। सभी लोग बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा आपका जो है उत्तराखंड जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है। भूकंप का प्रभाव पूछा गया है, नहीं है। तो आपका जो भारी वर्षा है ये आपका भूकंप का जो है प्रभाव नहीं है। ध्यान दें, इसमें क्या है, भूकंप भारी वर्षा के कारण भूकंप का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। वर्षा से भूकंप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब भूकंप के यदि पूछ लें भाई प्राथमिक जो है प्रभाव क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यदि भूकंप का जो क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में भी हम जो है जानकारी ले लेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर भूकंप के जो प्राथमिक प्रभाव होते हैं उनके बारे में बताएं, जो है भूमि की उत्पत्ति होती है उनके बारे में बताइए, यदि भूकंप से क्वेश्चन बन रहा है तो, ठीक है। तो भूकंप के जो प्राथमिक प्रभाव हैं मैं उसको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्राथमिक जो है, प्राथमिक प्रभाव यहाँ पे देखिएगा, किसके प्राथमिक प्रभाव, भूकंप के। तो कौन कौन से होते हैं, तो आपका जैसा होगा जमीन कांपना, जमीन जमीन क्या होता है, कांपना, ठीक है। पहला ये हो गया, कामा करके हम लिखते जाएंगे, जमीन का टूटना, ठीक है। जमीन जमीन का, ठीक है, जमीन का टूटना। और आग, एक और लिख लेंगे सुनामी। ये सब हमारे भूकंप के जो है प्राथमिक प्रभाव हैं। और यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हमारा भारी वर्षा हो गया, जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा का पदेन सभापति है, पूछा गया है। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन जो है आपके राज्यसभा का जो है पदेन सभापति है, पूछा गया है। तो आपका प्रधानमंत्री हो गए, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए, संसद के अध्यक्ष हो गए, भारत के राष्ट्रपति हो गए। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे देखिएगा, नोट करके यहाँ पे पॉइंट हम लिखते चलेंगे। पॉइंट लिखने से क्या होता है कि जो ये क्वेश्चन हो गया इसका तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके बारे में भी हम दो तीन ऐसी बातें जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि भारत के जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो है पदेन सभापति होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है, भारत के भारत के भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के
जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के जो हैं पदेन सभापति होते हैं, सभापति होते हैं या सभापति हैं। ठीक है, अब इसी में आपका आंसर निकल कर आ गया कि पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो आपका जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही वही व्यक्ति क्या होता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई। जो आपका भारत का क्या होगा, भारत का जो आपका होगा राष्ट्र उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा के पदेन राष्ट्रपति भी वही सदस्य होगा। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और लिख लेंगे हम यहाँ पे, सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखेंगे कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक क्या है, उपसभापति भी है। मतलब उपसभापति जो उसका होता है उसको भी एक चुनती है। जो आपका राज्यसभा जो होती है, यहाँ पे लिख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा तब। राज्यसभा जो आपकी होती है, राज्यसभा अपने राज्यसभा अपने सदस्यों राज्यसभा अपने सदस्यों में से सदस्यों राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक एक क्या होती, एक उपसभापति। ठीक है, उपसभापति भी चुनती है, उपसभापति भी चुनती है, उपसभापति भी क्या होती है या चुनती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे लिखते जाएंगे, पॉइंट करके यहाँ पे लिखते जाइए आप। 3 नंबर पॉइंट क्या है कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब जो आपका उपराष्ट्रपति भारत का है, ये देखिए यहाँ पे लिखेगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, तो यह आपके जो है आर्टिकल जो है अनुच्छेद आपका जो है 63 उसमें कहा गया है कि जो है भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति क्या है वो होगा। ठीक है, भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद जो है 63 में कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और नोट करिएगा, चौथा पॉइंट आपका यह होगा कि भारतीय जो आपके संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को बताता है। यदि हम पूछें कि आपका जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसके तरीके जो है किस आर्टिकल में बताए गए हैं, जो आपका यहाँ पे लिख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान जो आपका भारत का संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद लिख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। 66, ठीक है, उपराष्ट्रपति 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 के चुनाव चुनाव के तरीके या तरीकों को बताता है। अब बात बोलो समझ में आई। अब इसका कहने का मतलब यह था कि जो भारत का संविधान है उसके किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके मतलब उसमें वर्णित है। तो आर्टिकल नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर आपका जो है 66 हो जाएगा। उसमें यह बताया गया है कि जो आपके राष्ट्रपति द्वारा चुनाव होते हैं उनके तरीके को जो है विस्तार पूर्वक जो है उसमें क्या है बताया गया है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। और ये तो पूछे भारत के जो है उपराष्ट्रपति जो बनेगा या किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह जो है आर्टिकल आपके 63 में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के जो है उपराष्ट्रपति। इसको आप नोट करते चलिए साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म, ठीक है, यहाँ पे पद्म विभूषण भारत का जो है पूछा गया है, गायब करके पूछा गया है कि नागरिक पुरस्कार है, कौन से नंबर का पुरस्कार है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन से जो है नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, और यह सबसे पहले कहाँ दिया गया और किसको दिया गया। ठीक है, ये सभी जो है आप बताएं। और भारत का सबसे जो है बड़ा पुरस्कार कौन सा है ये भी आपको बताना है। इसमें जो है बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे। चौथा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सबसे बड़ा, और तीसरा ऑप्शन है दूसरा बड़ा, और चौथा है जो है तीसरा बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। जो हमारा यदि बात करें पद्म विभूषण की, तो यह हमारा जो है दूसरे नंबर का जो है भारत का नागरिक पुरस्कार है। कौन से नंबर का, दूसरे नंबर का जो है भारत का क्या है, भारत का नागरिक पुरस्कार है, नागरिक
पुरस्कार है। ठीक है, बात बोलो समझ में आई कि नहीं? नागरिक पुरस्कार है। अब यहीं पे हम इसको भी जान लेंगे भाई, दूसरे नंबर क्या है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ये बताएं हमको सभी लोग कमेंट बॉक्स में। यदि सबसे बड़ा पुरस्कार की बात की जाती है तो आपका एक ही भैया बात आता है, वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका भारत रत्न हो जाता है। इससे बड़ा पुरस्कार नहीं होता है। भारत रत्न सबसे बड़ा आपका जो है पुरस्कार होता है। दूसरे नंबर पे आपके आता है पद्म, जो है विभूषण, भारत का दूसरे नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पुरस्कार की। यहाँ पे बात करते हैं तो 2 जनवरी 1954 से दिया जा रहा है। यह आपसे, यह जो पुरस्कार है वो कब से दिया जा रहा है? तो यह 2 जनवरी 1954 से दिया जा रहा है। दिया जा जा रहा है, यह 2 जनवरी 1954 से दिया जा रहा है। तो एक बात यहाँ पे तो साफ हो गई कि भैया 2 जनवरी 1954 से दिया जा रहा है, तो यानी कि सर्वप्रथम बार पुरस्कार इसी तारीख को मिला होगा। सर्वप्रथम पुरस्कार यह इसी तारीख को मिला होगा। तो मिला होगा, लेकिन किसको मिला होगा भाई, उसका नाम भी तो जानना जरूरी है। जिसको सर्वप्रथम पुरस्कार मिला है तो उसका नाम भी हम यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है? सर्वप्रथम किसको मिला, नाम यहाँ पे, नाम उनका क्या है? तो नाम उनका है सत्येंद्र नाथ। क्या है? यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूं, सत्येंद्र नाथ, और ये क्या लगाते थे? बोस। सत्येंद्र नाथ बोस को जो है यह सर्वप्रथम दिया गया। और वह जो है अन्य लोग थे उनको भी दिया गया बाद में। और भारत का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो आपका है भारत रत्न पुरस्कार है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारा जो पद्म विभूषण जो आपका है वो आपका दूसरे नंबर का पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर खाली जगह ने हमला किया था। किसने हमला किया था? सभी लोग बताएं। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? सभी लोग बताएं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा मलिक जो है कफूर ने जो है क्या किया था? हमला किया था। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका मलिक कफूर यानी कि तीसरे नंबर का जो दिया हुआ ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इनके बारे में एक चीज और यहाँ पे हम जान लेंगे। एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट आपका क्या है कि इन्होंने क्या था, यह पहला व्यक्ति था, यह पहला, यह क्या था? पहला व्यक्ति था। यह क्या था? यह पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था? जिसने दक्षिण भारत पर भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। ठीक है, बात समझ में आई? तो यह पहला व्यक्ति था, यानी तीसरा आपका राइट हो जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? भारमल की बात की जा रही है। ठीक है, राजा जो आपके भारमल थे उनको हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह पूछा गया है कि विद्रोह कौन सा हुआ था? सभी लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा भारमल की यदि हम बात करते हैं तो उनके समय में भाई एक ही विद्रोह हुआ था, वो आपका कच्छ का विद्रोह था। किसका था? कच्छ का विद्रोह था। तो भैया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम देख ये जो है नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। सारे क्वेश्चनों में लिखते आ रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ेंगे, इसमें भी एक दो पॉइंट लिख लेंगे कि 1831 में 1831 में भारमल 1831 में भारमल को पुनः गद्दी पर बिठाया गया। पुनः गद्दी पर बिठाने के बाद यह विद्रोह शांत हो गया था। जो है 1831 में जब जो है भारमल को पुनः गद्दी पे बिठाया गया तो यह विद्रोह उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद यह विद्रोह शांत हो गया था। यह विद्रोह क्या हुआ था? शांत हो गया था। शांत हो गया था। ठीक, बात समझ में आई?
ये विद्रोह कैसे शांत हुआ था? जब जो है भारमल को गद्दी पे, जो है राजा भारमल को जो है गद्दी बिठाया गया, तो यह विद्रोह अपने आप शांत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? जो है हम्पी आपका जो है उसको जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर 1900 जो है 86 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। तो क्या हुआ था, इसमें जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित कर दिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।